अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। बेटे आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है ईमान? बेटे अपनी आवाज अनम्यूट करें और फिर अब पढ़ें। ईमान, उमैमा, आवाज आ रही है आपको बेटा? डोंट टर्न ऑन योर कैमरा। उमैमा, डोंट टर्न योर कैमरा। अनम्यूट तो किया हुआ है बेटा, आप लोग अपना अनम्यूट करें ना। अब देखें आई है आवाज? अब आ रही है? आई डोंट नो कि क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये स्कूल वालों ने करना था अनम्यूट, वो जो कि नहीं कर रहे। चले अब आपको फिर मैं पढ़ के सुना रही हूँ, चैप्टर अपनी रीडिंग करें। बंद कर दे इसको, अनम्यूट कर अपना और ना अपना बंद कर ले। चलें अब मैं रीड कर रही हूँ, आप लोग सुने जरा सारे। उस दिन पढ़ रहे थे हम चैप्टर। टीचर हो गया अनम्यूट? यस चलें चलें, शुक्र है हो गया आपका। चले अब पढ़े फिर ईमान जहाँ से वो कह रहा था ना कि उसके बाप ने जब उसको ऊपर बुलाया तो वो ऊपर गया। तो वो अब जो माँ से पूछता है कि मेरे साथ अम्मा आप भी चलो, वो कहती है मेरी गोद में लड़की सोती है, तुम इतना क्यों डरते हो, क्यों नहीं खुद जाते। यहाँ से आगे से पढ़े। सलीम कुछ पूछेंगे? सलीम कुछ पूछेंगे? माँ जी जो कुछ भी पूछेंगे तुम उसका माकूल तौर पर जवाब देना। गर्ल सलीम डरता डरता ऊपर गया और सलाम करके अलग जा खड़ा हुआ। बाप ने प्यार से बुलाकर पास बैठा दिया और पूछा, बाप क्यों साहिब आज मदरसे नहीं गए? बेटा जी हूँ, अभी कोई घंटे भर की देर और है। बाप तुम अपने भाईजान के साथ मदरसे जाते हो या अलग? बेटा कभी कभार भाईजान के साथ चला जाता हूँ, वरना अकेला जाता हूँ। बाप क्यों? बेटा अगले महीने इम्तिहान होने वाला है, छोटे भाईजान इसी के वास्ते तैयारी कर रहे हैं। सुबह सवेरे उठकर किसी हम जमात के यहाँ चले जाते हैं, वहाँ उनको देर हो जाती है तो फिर घर भी नहीं आते। मैं जाता हूँ तो उनको मदरसे में पाता हूँ। बाप क्या अपने घर में जगह नहीं है कि दूसरों के यहाँ जाते हैं? बेटा जगह तो है, मगर वो कहते थे कि यहाँ बड़े भाई जान के पास हर वक्त गंजफा और
गंजुफा और शतरंज शतरंज हुआ करता है, इत्मीनान के साथ पढ़ना नहीं हो सकता। वाह। चले हलीमा बेटा आगे आप पढ़े। हलीमा आगे पढ़े आप। टीचर यहाँ से मुझे एक बार दोबारा बता दें कहाँ से पढ़ना है। शतरंज हुआ करता है, इत्मीनान के साथ पढ़ना नहीं हो सकता। बाप पूछते हैं तुम भी शतरंज खेलनी जानते हो? बाप तुम भी शतरंज खेलनी जानते हो? बेटा मोहरे पहचानता हूँ, 40 चालें जानता हूँ, मगर कभी खुद खेलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। बाप मगर ज्यादा दिनों तक देखते देखते यकीन है कि तुम भी खेलने लगोगे। बेटा शायद मुझको उम्र भर भी शतरंज खेलनी न आएगी। बाप क्यों, क्या ऐसी मुश्किल है? बेटा मुश्किल हो या ना हो, मेरा जी ही नहीं लगता। बाप सबक बेटा मैं पसंद नहीं करता। बाप चूंकि मुश्किल है, अक्सर मुब्तदी घबराया करते हैं। मुझको यकीन है कि गुंजफा मैं तुम्हारी तबीयत खूब लगती हूँ। गुंजफा में तुम्हारी तबीयत खूब लगती होगी। वो बेनिस्बत शतरंज के बहुत आसान है। बेटा हाँ शतरंज के बहुत आसान है। चले अब आप पढ़े उमैमा। बेटा हाँ शतरंज की निस्बत कर एक गंजफा को ज्यादा नापसंद करता हूँ। बाप हाँ शतरंज में तबीयत पर जोर पड़ता है और गंजफा में हाफजे पर। बेटा मेरी नापसंदीदगी का कुछ खास कर यही सबब नहीं है, बल्कि मुझको सारे खेल बुरे मालूम होते हैं। बाप तुम्हारी इस बात से मुझको ताज्जुब होता है और मैं तुमसे तुम्हारी नापसंदीदगी का असली सबब सुनना चाहता हूँ, क्योंकि शायद अब से 5 या 6 महीने पहले जिन दिनों मैं बाहर के मकान में बैठा करता था, मैंने खुद तुमको हर तरह के खेलों में निहायत शौक के साथ शरीक होते देखा था। बेटा आप दुरुस्त फरमाते हैं, मैं हमेशा खेल के पीछे दीवाना बना रहता था, मगर अब तो मुझको एक दिली नफरत हो गई है। बाप आखिर इसका कोई सबब खास होगा? बेटा आपने अक्सर 4 लड़कों को किताबें बगल में दिए गली में आते जाते देखा होगा। बगल में दाबे लिखा हुआ है, बगल में दाबे गली में आते जाते देखा होगा। बाप वही जो गोरे गोरे 4 लड़के एक साथ रहते हैं, फड्डी जूतियां पहने, मंडे हुए सर, बाद में आपको मीनिंग्स बताती हूँ इनके। ऊंचे पजामे, नीची चोलियां। बाप बेटा हाँ जनाब वही 4 लड़के। बाप फिर बेटा भला आपने कभी इनको किसी किस्म की शरारत करते भी देखा है? बाप कभी नहीं। बेटा जनाब कुछ अजब आदत इन लड़कों की है, राह चलते हैं तो गर्दन नीची किए हुए, अपने से बड़ा मिल जाए, जान पहचान हो या ना हो, इनको सलाम कर लेना जरूर। किसी बर्स से इस मोहल्ले में रहते हैं, मगर कई बर्स से इस मोहल्ले में रहते हैं, मगर कानों कान खबर नहीं। मोहल्ले में कोड़ियों लड़के भरे पड़े हैं, लेकिन इनको किसी से कुछ वास्ता नहीं। आपस में ऊपर तले के चारों भाई हैं, ना कभी लड़ते, ना कभी झगड़ते, ना गाली बकते, ना कसम खाते, ना झूठ बोलते, ना किसी को छेड़ते, ना किसी पर आवाज कसते। हमारे ही मदरसे में पढ़ते हैं, वहां भी इनका यही हाल है। कभी किसी से इनकी झूठी शिकायत भी तो नहीं की। 1:30 बजे 1 घंटे की छुट्टी हुआ करती है, लड़के खेल कूद में लग जाते हैं। ये चारों भाई एक पास की मस्जिद में नमाज पढ़ने चले जाते हैं। बाप भला फिर बेटा फातिमा बेटे आप पढ़े।
باپ منجھلا لڑکا میرا ہم جماعت ہے. ایک دن میرا آموختہ یاد نہ تھا. مولوی صاحب نہایت ناخوش ہوئے اور اس کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کہ کم بخت گھر سے گھر ملا ہے، اسی کے پاس جا کر یاد کر لیا کر. میں نے جو پوچھا کیوں صاحب یاد کرا دیا کرو گے، تو کہا سرو چشم. غرض میں اگلے دن ان کے گھر آیا، آواز دی، انہوں نے مجھ کو اندر بلا لیا. دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی سی عورت تخت پر جائے-نماز بچھائے قبلہ رو بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی تھی. وہ ان لڑکوں کی نانی ہے. لوگ ان کو حضرت بی کہتے ہیں. میں سیدھا سامنے دالان میں اپنے ہم جماعت کے پاس جا بیٹھا. جب حضرت بی اپنے پڑھنے سے فارغ ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، گو تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا، لیکن ضرور ہے کہ میں تم کو دعا دوں جیتے رہو، عمر دراز، خدا نیک ہدایت دے. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں غیرت کے مارے زمین میں گر گیا اور گڑ گیا اور فوراً میں نے اٹھ کر نہایت ادب کے ساتھ سلام کیا. چلے ایمان تھوڑا سا رہ گیا، پڑھے باقی کا. تب حضرت بی نے فرمایا، بیٹا برا مت ماننا، یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں، اور میں تم کو نہ ٹوکتی، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس سبب سے مجھ کو جتنا دینا ضرور تھا. مجھ کو جتا دینا ضرور تھا. اس کے بعد حضرت بی نے مجھ کو مٹھائی دی اور بڑا اصرار کر کے کھلائی. مدتوں میں ان کے گھر جاتا رہا. حضرت بھی مجھ کو اپنے نواسوں کی طرح چاہنے اور پیار کرنے لگی اور مجھ کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتی تھی. تبھی سے میرا دل تمام کھیل کی باتوں سے کٹھا ہو گیا. کھٹا ہو گیا. شروع میں اس کا بتایا تھا نا کہ جو باپ ہے، جو نسو ہے، باپ ہے اس کا، تو وہ اس کو 2 سال پہلے دلی میں ہیضے کی وبا پھیلی، جس کی وبا جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ، جیسے آج کل وبا جو بتایا تھا میں نے آپ کو پھیلی ہوئی ہے کووڈ کی، تو وہ جو ہیضے کی وبا تھی یا ملیریا کی وبا یا کوئی ایسی وبا جب پھیلتی ہے تو بہت سے لوگوں کو اپنے شکنجے میں لے لیتی ہے. تو نسو کو بھی ایسا ہی اس کے ساتھ ہوا. تو اس کو خیال ہوا، اس کو جب ڈاکٹر نے دوائی دی، دوائی کھا کر وہ اس کو نیند کی دوائی تھی، اس میں اس کو سو گیا. وہاں خواب میں اس کو حشر کے میدان کے کچھ مناظر دکھائی دیے، تو وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھا اور اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنے خاندان والوں کی اصلاح کروں گا، کیونکہ ہم نے جتنی زندگی گزار دی وہ بھول چوک میں گزاری، لیکن اب ہم اپنی آئندہ زندگی کے لیے اصلاح کر کے زندگی گزارنے کا اس نے ارادہ کیا. اور اس نے اپنی بیوی کو اس بات کے بارے میں بتایا اور دونوں نے مل کر سوچا کہ ہم اس بات کو کریں گے. اگلے دن یہ جو چھوٹا بیٹا جو تھا سلیم ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا کہ بیدارہ جو ان کی ملازمہ تھی اس نے آ کر اسے اٹھایا کہ بیٹے آپ کو اوپر والے کمرے میں آپ کے ابا جان بلاتے ہیں. اب وہ بڑا پریشان ہو گیا. یہ سلیم اس وقت کچھ کم 10 برس سے کچھ کم ہی تھا. پریشان ہو گیا کہ مجھے والد صاحب کیوں بلاتے ہیں، کوئی ڈانٹ چھانٹ نہ پڑی ہو. ماں سے پوچھنے لگا کہ یا بیدارہ سے پوچھنے لگا کہ کہیں کچھ خفا تو نہیں، ناراض تو نہیں بیدارہ، تم بتاؤ تمہیں کچھ معلوم تو نہیں. اس نے کہا نہیں، میں تو اوپر گئی تھی تو مجھے کہا کہ اس کو اوپر بھیج دو، کوئی ناراض تو معلوم نہیں ہوتے تھے. تو ماں کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ آپ چلیں، تو وہ کہتی ہے کہ میرے پاس میری گود میں لڑکی ہے، چھوٹی بچی ہے، تو میں تو نہیں تمہارے ساتھ جا سکتی، تم خود جاؤ، جو کچھ وہ پوچھیں گے اس کا جواب دے دینا انہیں. غرض جو سلیم تھا پھر ڈرتا ڈرتا اوپر جاتا ہے اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا. باپ نے پیار سے بلا کر پاس بٹھایا اور پوچھا بھئی کیوں تم آج مدرسے نہیں گئے؟ تو اس نے کہا جی ابھی جاتا ہوں، ابھی گھنٹہ بھر اور ہے اسکول لگنے میں، مدرسہ لگنے میں. تو پھر وہ باپ پوچھتے کہ تم اکیلے جاتے ہو کہ اپنے بڑے بھائی جان کے ساتھ جاتے ہو؟ اس نے کہا
कभी कभार भाईजान के साथ चला जाता हूँ, वरना मैं अकेला ही जाता हूँ। बेटा कहता है कि अगले महीने इम्तिहान होने वाला है और छोटे भाईजान उसी के वास्ते तैयारी कर रहे हैं। सुबह सवेरे उठकर किसी हम जमात के यहाँ चले जाते हैं, अपनी किसी क्लास फेलो के घर चले जाते हैं और वहां उनको देर हो जाती तो फिर घर नहीं आते। मैं जाता हूँ तो उनको मदरसे में पाता हूँ, यानी कि वो किसी के घर में जाकर अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर कोई पढ़ाई करते हैं, इम्तिहान की तैयारी करते हैं। तो मैं जब वो वहां गए होते हैं तो फिर मैं अकेला चला जाता हूँ, और मैं मदरसे जब जाता हूँ तो मैं उनको वहां मौजूद पाता हूँ। बाप कहते हैं कि अपने घर में जगह नहीं है कि दूसरों के यहाँ पढ़ने चले जाता है। वो बेटा कहते हैं कि जगह तो है, मगर वो कहते हैं कि यहाँ बड़े भाईजान के पास हर वक्त गंजिफा और शतरंज हुआ करता है, इसलिए इत्मीनान से पढ़ना नहीं होता। गंजिफा जो है ये एक खेल है जो कि ताश के पत्तों के साथ खेला जाता था। अभी भी ताश तो खैर है, लेकिन अब पता नहीं इसका नाम क्या होगा, लेकिन बहरहाल ये पुराने जमाने में ताश के पत्तों के साथ खेला जाने वाला एक खेल कहलाया था। और शतरंज दूसरा खेल जो कि चेस जिसको आप लोग कहते हैं अंग्रेजी में, जिसमें उसके सारे उसके वो जो उसके अंदर वो जो मोहरे होते हैं उनको, और उनकी चालें चलते हैं, बादशाह होता है, मलका होती है और उसके घोड़े छोड़े होते हैं, कुछ इस तरह उसके अंदर चेस में चीजें होती हैं। अब वो कहता है कि इसलिए मैं नहीं, छोटे भाईजान इसलिए घर में नहीं पढ़ने का कहते हैं क्योंकि बड़े भाईजान जो है वो हर वक्त शतरंज उनके पास और गंजिफा जो है वो खेलते हैं, इसलिए यहाँ घर में इत्मीनान से पढ़ाई नहीं हो सकती। अब बाप उससे पूछता है कि तुम भी शतरंज खेलनी जानते हो? बेटा कहता है जी मोहरे तो पहचानता हूँ, चालें भी जानता हूँ, मगर खुद कभी खेलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। बाप कहते हैं कि मगर ज्यादा दिनों तक देखते देखते यकीन है कि तुम भी उसे खेलने लग जाओगे, तुम्हें आ जाएगा। बेटा कहता है शायद मुझको उम्र भर शतरंज खेलनी ना आए। वो कहता है क्यों, ऐसी क्या मुश्किल है? कहता है कि मुश्किल हो या ना हो, लेकिन मेरा अब खेलों में नहीं लगता। उसने कहा क्या वजह है? उसने कहा मैं पसंद नहीं करता। बाप कहता है चूंकि मुश्किल है शायद इसलिए तुम घबराते हो। मुब्तदी का मतलब होता है नया शुरू करने वाला खिलाड़ी, या नया कोई काम जब कोई शुरू किया जाए तो उसे मुब्तदी कहा जाता है कि कोई नया खेल शुरू करने वाला है, तो इसलिए उसको मुब्तदी कहा जाता है। कि अक्सर मुब्तदी घबराया करते हैं, शुरू करते वक्त अक्सर खिलाड़ी जो हैं इस चीज से घबरा जाते हैं। मुझे यकीन है कि गंजिफा में तुम्हारी तबीयत खूब लगती होगी, बनिस्बत शतरंज के आसान है। वो कहते हैं कि तुम्हें जो है गंजिफा में तुम्हें पसंद आता होगा क्योंकि वो शतरंज की निस्बत आसान है। वो कहते हैं हाँ जी, शतरंज की निस्बत गंजिफा को ज्यादा नापसंद करता हूँ। और वो कहता है कि मुझे ये उसके बजाय मैं गंजिफा को भी नहीं पसंद करता हूँ। हाँ, शतरंज में अलबत्ता तबीयत पर जोर पड़ता है और गंजिफा में हाफजे पर। अब बाप बेटा कहता है कि मेरी नापसंदीदगी का कुछ खास कर यही सबब नहीं, बल्कि मुझको सारे ही खेल बुरे लगते हैं। वो कहता है कि मुझे सिर्फ यही नहीं कि ये दोनों खेल नहीं पसंद मुझे, बल्कि और भी जो खेल होते हैं वो भी सारे ही बुरे लगते हैं। उसने कहा इस बात से तो मुझे बड़ा हैरत हो रही है, ताज्जुब हुआ, और मैं तुमसे तुम्हारी नापसंदीदगी की असल वजह सबब या असल वजह जानना चाहता हूँ। क्योंकि अब से 5 या 6 महीने के मकान में बैठा करता था, यानी कि गली के बाहर जो लोग बैठा करते हैं, जैसे गली के बाहर गलियों में बाहर अपने मोहल्ले में बैठे होते हैं। कहता है मैं जब वहां बैठा करता था, मैंने खुद तुमको हर तरह के खेलों में नहायत शौक के साथ शरीक होते देखा। बेटा कहता है जी आप ठीक कहते हैं, मैं हमेशा खेल के पीछे दीवाना बना रहता था, मगर अब तो मुझको एक दिली सी नफरत हो गई है, मुझे अब बहुत बुरे लगने लगे और मुझे इनसे खेलों से बहुत नफरत हो गई है। बाप कहता है आखिर इसका कोई वजह, इसका कोई सबब तो होगा। बेटा कहता है जी आपने अक्सर 4 लड़कों को किताबें बगल में दाबे गली में आते जाते देखा होगा। उसने कहा कि आपने 4 लड़कों को देखा होगा जो कि गली से गुजरते हैं और उनकी किताबें उनके हाथों में होती हैं। और फिर उन बाप ने कहा वही 4 लड़के जो गोरे गोरे हैं, एक साथ रहते हैं, फड्डी जूतियां पहनते हैं। फड्डी से मुराद है कि जूता जो बंद जूता होता है ना, लेसिस के बगैर वाला, बंद जूते को पीछे से एड़ी बिठा ली जाए और उसको स्लीपर की तरह बना लिया जाए, उसको फड्डी जूता कहा जाता है।
फड्डी जूतियां पहने, मुंडे हुए सर, यानी कि सर उनके बड़े बारीक बाल जो है बिल्कुल उनके साफ सुथरे कटे हुए, खाली यानी कि बिल्कुल साफ सुथरा सर उनका हो, ऊंचे पजामे और नीची चोलियां, ऊंचे ऊंचे पजामे पहने होते हैं और नीचे लंबे कुर्ते पहने होते हैं। बेटा कहते हैं जी जनाब वही 4 लड़के। बाप कहता है फिर? उसने कहा कि आपने कभी उनको किसी किस्म की शरारत करते देखा है? बाप कहता है जी कभी नहीं देखा। बेटा कहता है जनाब कुछ अजब आदत इन लड़कों की है। अब वो उनके बारे में उनकी खूबियां बता रहा है अपने बाप को कि राह चलते हैं, रास्ते में चलते हैं तो गर्दन नीचे किए हुए चलते हैं, अपने से बड़ा मिल जाए कोई, जान पहचान हो या ना हो, उनको सलाम जरूर करते हैं। यानी कि जब वो रास्ते में चल रहे होते हैं, सब जा रहे होते हैं, तो उनको रास्ते में कोई भी मिल जाए, चाहे जान पहचान हो या ना हो, उसको जरूर सलाम करते हैं। कई बरस से इस मोहल्ले में रहते हैं, कितने ही सालों से इस मोहल्ले में रहते हैं, मगर कानो कान खबर नहीं, किसी को भी उनके बारे में कोई मालूम नहीं, जरा भी उनके बारे में कोई उनकी बुरी बात नहीं किसी ने सुनी। मोहल्ले में कौड़ियों लड़के भरे पड़े हैं, कौड़ियों बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत ज्यादा लड़के हैं मोहल्ले में, लेकिन उनको किसी से कुछ वास्ता नहीं, लेकिन ये किसी से उनसे ताल्लुक नहीं रखते। आपस में ऊपर तले के 4 भाई हैं, यानी कि ऊपर नीचे 4 भाई हैं। ये ना कभी लड़ते हैं, ना कभी झगड़ते हैं, ना किसी को गाली देते हैं, ना कसम खाते हैं और ना ही झूठ बोलते हैं, ना किसी को छेड़ते हैं, यानी कि आवाजें लगाना, किसी को जैसे कि पुराने लोग जो होते थे गली में बैठे हुए आवाज लगा देते थे, किसी का नाम ही उल्टा लेकर बोल लेना, किसी को आवाज देकर उसके ऊपर किसी आवाजा कसना हमारे, और वो कहता है ये ऐसी कोई हरकत नहीं करते थे। फिर कहता है हमारे ही मदरसे में पढ़ते हैं, जहाँ हम पढ़ते हैं वहां ही ये लोग चारों पढ़ते हैं, चारों भाई, वहां भी उनका यही हाल है। कभी किसी ने उनकी झूठी शिकायत भी नहीं की, यानी कि उस्ताद साहब को कभी भी किसी ने उनके बारे में कोई बात नहीं की, इतने अच्छे हैं, इतने शरीफ हैं कि इनके बारे में कोई शिकायत कहीं से नहीं मिलती। अब आगे कहते हैं कि 1:30 बजे 1 घंटे की छुट्टी होती है, यानी कि ब्रेक होती है स्कूल में, तो 1 घंटे की ब्रेक होती है। लड़के उस ब्रेक में खेल कूद में लग जाते हैं, लेकिन ये चारों भाई एक पास की मस्जिद में चले जाते हैं और वहां नमाज पढ़ते हैं। यानी कि उनकी शराफत का ये हाल है कि वो खेल कूद के तफरीह के मैदान में खेलते भी नहीं है, बल्कि क्या करते हैं उसमें अपनी नमाज की अदायगी के लिए करीब की मस्जिद में चले जाते हैं। अब वो बाप कहता है फिर क्या बात है, तुम क्यों उनसे इतने मुतासिर हो? बेटा कहता है मंझला लड़का, यानी कि तीसरा लड़का जो है, 2 भाइयों के बाद जो तीसरा है, वो मेरा हम जमात है, वो मेरी जमात में पढ़ता है। एक दिन मेरा आमोख्ता याद ना था। आमोख्ता होता है सबक, या याद किया जाने वाला सबक मास्टर साहब ने जो दिया था वो मुझे याद ना था। मौलवी साहब नहायत ना खुश हुए, मेरे जो मौलवी साहब थे वो बड़े नाराज हुए और इसकी तरफ इशारा करके मुझसे फरमाया कम वक्त घर से घर मिला है, इसी के पास जाकर याद कर लिया करो। यानी कि उसको डांट कर कहते हैं कि भाई साथ तुम्हारा इसका घर मिला हुआ है, दीवार के साथ दीवार मिली हुई है, ये इतना पढ़ता है अच्छा खासा, तो तुम इसके घर जाकर इसके साथ मिलकर पढ़ लिया करो। मैंने फिर उस लड़के से पूछा मंजिले से कि भाई क्यों भाई, मुझे भी याद करा दिया करोगे? तो कहने लगा बसरो चशम। बसरो चशम कहते हैं कि जो आपका हुक्म सर आंखों पर, यानी कि आप जो कहें मैं उसको मानने को तैयार हूँ। आपका हुक्म सर आंखों पर, इसको कहा जाएगा कि बसरो चशम। गर्ज मैं अगले दिन उनके घर गया, फिर मैं अगले दिन से उनके घर गया। जब पहले दिन उनके घर गया तो आवाज दी, उन्होंने मुझको अंदर बुला लिया। देखा तो एक बूढ़ी सी औरत तख्त पर जाए नमाज बिछाए किबला रू बैठी हुई कुछ पढ़ रही थी। अंदर जाकर क्या देखता हूँ कि एक बहुत बूढ़ी सी औरत है जो तख्त पर जाए नमाज बिछाए हुए किबला की तरफ मुंह किए हुए कुछ पढ़ रही हैं। वो उन लड़कों की नानी थी और लोग उनको हजरत बी के नाम से पुकारते थे। मैं सीधा दालान होता है सहन, मैं सीधा दालान में अपने हम जमात के पास जाकर बैठ गया। जब हजरत बी जो उनकी नानी थी अपने पढ़ने से फारिग हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा गो तुमने मुझको सलाम नहीं किया। गो का मतलब होता है कि चुनांचे, अगरचे,
تم نے مجھے سلام نہیں کیا، لیکن ضرور ہے کہ میں تمہیں دعا دوں، لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں دعا دوں۔ اور اب پھر انہوں نے دعا دی کہ جیتے رہو، عمر دراز، اللہ تمہیں نیک ہدایت دے۔ اب ان کا یہ کہنا تھا میں غیرت کے مارے زمین میں گڑ گیا، غیرت کے مارے، شرم کے مارے میں زمین میں، مجھے لگا کہ مجھے انہوں نے بہت غلط بات کی ہے کہ مجھے شرمندگی محسوس ہوئی اس بات سے، اور مجھے لگے کہ میں کسی طرح زمین میں گڑ جاؤں، اور فوراً میں نے اٹھ کر انہیں نہایت ادب سے سلام کیا۔ تب حضرت بی نے فرمایا بیٹا برا مت ماننا، یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے، بھلے مانس شریف لوگوں کا، اچھے لوگوں کا طریقہ ہے، دستور طریقہ ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ جب آپ کا یہ اچھے لوگوں کا، نیک لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب اپنے سے بڑا کوئی مل جائے تو اس کو سلام ضرور کر لینا چاہیے۔ اور وہ کہنے لگی کہ میں تم کو نہ ٹوکتی، میں تم کو نہ منع کرتی، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو اس سبب سے مجھ کو جتا دینا ضرور تھا، کیونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، پڑھتے ہو، تو میرا فرض بنتا ہے جتا دینا، میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں یہ بات بتا دیتی کہ بڑوں کے ساتھ ادب سے سلام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت بی نے مجھ کو مٹھائی دی اور بڑا اصرار کر کے کھلائی، بڑا اصرار کر کے، بڑا زور دے کر کہا کہ کھاؤ ضرور۔ مدتوں میں ان کے گھر جاتا رہا، کئی سال میں ان کے گھر جاتا رہا۔ حضرت بھی مجھ کو اپنے نواسوں کی طرح چاہنے اور پیار کرنے لگی، اور مجھ کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتی تھی، یعنی کہ میں جب بھی ان کے گھر جاتا کوئی نہ کوئی اچھی بات ان سے سیکھتا، ان کی باتوں سے سیکھ کر میں نے بہت ساری باتیں سیکھی، تبھی سے میرا دل تمام کھیل کی باتوں سے کھٹا ہو گیا۔ اب یعنی کہ جب میں ان کے گھر جانے لگا تو میں ان کی باتیں سن سن کر میرا دل جو تھا ان کے جو بھی جتنے بھی کھیل تھے، گنجفا، شطرنج یا دوسرے کئی بھی قسم کے کھیل تھے، میرا دل ان باتوں سے برا ہو گیا، کھٹا ہو گیا، برا ہو گیا۔ اب یہ آپ کہیں گے کہ یہ چھوٹی سی ایک بات تھی، لیکن اس یہ جو توبۃ النصوح ہے، نصوح کا مطلب ہوتا ہے نصیحت، تو اس میں نصیحت کی باتیں جو تھیں وہ زیادہ تر ہیں، اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں چھوٹے چھوٹے واقعات کے ساتھ کہ اچھی باتوں کی نصیحت کی گئی ہے۔ اب یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جو کہ آج کل کے بچے بالکل نہیں سمجھتے اس چیز کو کہ سلام کر لیا یا نہیں کر لیا، لیکن ایک چھوٹی سی بات کی نصیحت اس نے اپنے بچے کو پوچھا، اس نے پوچھا کہ تم کھیل میں کیوں توجہ نہیں دیتے، اس نے اس کے ریزن بتایا کہ مجھے اس طرح میں کسی کے گھر گیا تو انہوں نے مجھے سلام نہ کرنے پر مجھے بہت اچھی باتیں بتائیں، اور میں ان باتوں سے اتنا متاثر ہوا کہ میرا تمام کھیلوں سے دل خراب ہو گیا اور میرا دل برا ہو گیا، اور میرا دل اچٹ گیا ہے کہ میں کوئی بھی کھیل نہ کھیلوں۔ یعنی کہ اتنا متاثر اور اتنا اثر کرنے والا کسی عورت کا وہ ان کا نانی کا ان کا انداز تھا کہ وہ بچہ جو تھا وہ دنیا کے ہر قسم کے کھیلوں سے اس نے چھوڑ دیا اور اچھے لوگوں کی طرح وہ ہر کام پڑھائی کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گیا۔ جی بیٹے، یہ اس کو یہ بات اس کی نانی نے بتائی تھی؟ اس کے 4 جو دوست تھے جن کے بارے میں اس نے کہا کہ 4 لڑکے گلی میں گزرتے ہیں، وہ ان کی نانی تھی، حضرت بی کے نام سے پکاری جاتی تھی، جانی جاتی تھی۔ تو وہ چاروں بچے جو تھے وہ بھی بہت نیک اور شریف تھے، جن کے بارے میں اس نے تعریف بھی کی ہے کہ وہ کسی کے بارے میں نہ نام لیتے تھے، نہ بری آواز سے پکارتے تھے، تو ان کی نانی تھی۔ تو وہ بھی اس کو نانی اپنی نواسوں کی طرح ہی اس کو بھی چاہنے لگی۔ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ میں ان کے گھر مدتوں جاتا رہا اور وہ مجھے اپنے نواسوں کی طرح مجھے بھی وہ نانی ہی لگی، تو میں نے ان کے باتوں سن کر یہ کھیلوں سے میرا دل خراب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا چیپٹر بیٹا؟ یس۔ چلیں جی، بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا تھا؟ کیا پیغام دیا تھا اس نے والد کا؟ وہ اوپر بلا رہے ہیں۔ ہاں جی، بیدارہ نے سلیم کو جگا کر پیغام دیا کہ آپ کے والد صاحب تمہیں اوپر بلاتے ہیں۔ سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نصوح کے پاس جانے سے کیوں انکار کیا؟ کیونکہ اس کی گود میں گود میں لڑکی سوئی ہوئی تھی۔ جی ٹھیک ہے،
सलीम अपने भाई के साथ मदरसे क्यों नहीं जाता था? क्योंकि भाई किसी दोस्त के क्योंकि घर पे भाई इम्तिहान की तैयारी करने जाता था। हाँ जी, क्योंकि उसके भाई इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में सुबह सवेरे उठकर किसी अपने हमजमात के यहाँ चले जाते और वहां उनसे उनको देर हो जाती और फिर वो घर नहीं आते थे और वो वहीं से मदरसे चले जाते थे। सलीम ने 4 लड़कों की क्या खूबियां बयान की, इसमें लिखा हुआ है। वो सलीम किसी को हाँ आवाजें बोले। नहीं देते थे, सलीम ने जो 4 लड़कों कसम नहीं खाता था, करते थे, झूठ नहीं बोलते झूठ नहीं थे, बोलता था। जो भी कोई रास्ते में बड़ा मिलता उसे सलाम करते, गर्दन झुका के चलते और कस्में नहीं खाते थे। जी, ना कभी ये चारों लड़के लड़ते, ना कभी झगड़ते, ना गाली देते, ना कसम खाते, ना झूठ बोलते, ना किसी को छेड़ते, ना किसी पर आवाज कसते थे। हजरत बी कौन थी और उन्होंने सलीम को क्या नसीहत की? हजरत भी वो 4 लड़कों सलीम की के नानी थी। 4 दोस्तों की नानी थी और उन चारों लड़कों की, हजरत भी 4 लड़कों की नानी थी जी, और उन्होंने सलीम को क्या नसीहत की थी? कि जब सलाम करना है सबको। हाँ जी, कि बुरा मत मानना कि अपने से जो बड़ा होता है उसको जरूर सलाम किया करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल अल्फाज की जमा लिखिए। खबर की जमा क्या है? अखबार, किताब की जमा? कुतुब, कुतब। मदरसा की जमा? मदारिस, मदारिस, इम्तहान की जमा? इम्तिहानात, मुश्किल की जमा? मुश्किलात। मुश्किलात। जी। इसके बाद है खाली जगह पूर कीजिए। सलीम की उम्र इस वक्त कुछ कम 10 कितने बरस की साल? थी। 10 बरस की थी। 10 बरस की थी। मैं ऊपर डैश लेने गई थी। छोटा। हाँ जी, सूरत से डैश तो नहीं मालूम होता था। गुस्सा। अजनबी। गुस्सा। सूरत से गुस्सा तो नहीं मालूम ओके होता ओके था। ओके। सलीम डरता डरता डैश गया उठ और गया। डैश उठ गया ऊपर गया और सलाम करके अलग जा खड़ा हुआ। अगले महीने डैश होने वाला है। इम्तिहान। जी। शायद मुझको उम्र भर भी डैश खेलनी ना आए। शतरंज। शतरंज। बड़े भाई के पास हर वक्त गुंजफा और शतरंज हुआ करता है। ओह सॉरी, ये मैंने आपको खुद ही बता दिया। यस। गुंजफा और शतरंज हुआ करता है। सबक को मद्देनजर रखकर दुरुस्त जवाब के ऊपर दुरुस्त बी का निशान, टिक का निशान लगाइए। सलीम को किसने आकर जगाया था? बेदारा ने। माँ की गोद में कौन सोया हुआ था? लड़की। टीचर ये नहीं है, अभी है मियाँ अकेले बैठ क्या कर रहे शतरंज थे? खेल रहे थे। मियाँ आप पढ़ रहे थे। किताब पढ़ रहे थे ऊपर, तो बेदारा को उन्होंने कहा कि बच्चे को नीचे से भेजो। माँ की गोद में कौन सोया हुआ था? लड़की। सलीम। लड़की। माँ की गोद में सलीम कैसे सो सकता है? लड़की सोई हुई थी तो वो ऊपर उसके साथ इसलिए नहीं गई थी। सलीम डरता डरता कहाँ गया था? ऊपर। ऊपर। अक्सर कौन घबराया करता है? मुब्तदी। 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 जी। खेल के पीछे कौन दीवाना बना रहता था? सलीम। सलीम। जी। ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। खत नंबर 3 पढ़ा था आपने? खत नंबर 3 स्टार्ट ये करें। लिखना भी था। ये अभी आपको होमवर्क मिलेगा तब आप लिखेंगे। पढ़ लिया था तीसरा भी और चौथा भी? तीसरा पढ़ा था, चौथा नहीं पढ़ा। चौथा पढ़े। फिर आपा के नाम खत दिसंबर की छुट्टियां एक साथ गुजारने के लिए। चले मैमा आप पढ़े। चलो 1 मिनट, बुक नहीं ये बेटे आप लोगों ने रिटर्न वर्क तब करना है जब आपको स्कूल से रिटर्न मिलेगा। वैसे मेरा ख्याल है कि अब स्कूल खुल जाएंगे तो आप कल का न्यूज में तो आ गया खुल गए, तो फिर हम स्कूल में ही देखेंगे जिस तरह भी होमवर्क होगा। ना हुआ तो फिर आपको मैं बता दूंगी। बनाम आपा के बराए दिसंबर की छुट्टियां एक टीचर साथ नोटिस गुजारने आ के चुका लिए। है? कल न्यूज में तो आया था। कल से 7 स्कूल जुलाई से खुलेंगे? ना। नहीं यस नहीं, टीचर कल खुल गए, आया। मेरे मामा बाबा भी स्कूल गए हुए हैं।
हाँ जी, खुल गए हैं, आज से स्कूल खुल गए हैं, तो आप लोगों का मेरे ख्याल कल से खुलेगा, लेकिन आपको जब स्कूल से नोटिस आएगा मैसेज तब आपने आना है, ठीक है? अच्छा सर हमारा 7 जून को खुलेगा। अच्छा, यस, चलें यस आप स्कूल की आपा तरफ से का वैसे नाम नहीं क्या है? आया नोटिस। नहीं, स्कूल से आएगा आपको मैसेज, जब भी तब आइएगा आपको। चलें पढ़ें बनाम बेटा। आपा बराए दिसंबर की छुट्टियां एक साथ गुजारने के लिए। इम्तिहानी मरकज 20 नवंबर 2018। मोहतरम आपा जान अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, घर में भी सब ठीक होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और अम्मी अबू भी बिल्कुल ठीक हैं। आपका खत आया, पढ़ा, अम्मी को सुनाया, अब्बा जान ने भी पढ़ा, सब खुश हुए और आपकी सेहत और सलामती के लिए दुआएं की। अच्छा आपा, आपने अपनी खैरियत तो लिखी मगर दूल्हा भाई के मुतालिक कुछ नहीं लिखा। मालूम होता है कि वो दौरे पर हैं। अगर घर पर होते तो आप जरूर लिखती। अच्छा तो अब साथ स्कूल जाने लगा है या अच्छा, नहीं? इसमें प्यारी इसमें बहन जरा बच्चों। ना एक सेकंड बेटा, एक्सक्यूज मी, इसमें आप थोड़ा सा ना ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इट इज टू शॉर्ट, आपने बहुत छोटा है ये खत। तो अब इसमें जो लिखा है ना, कि मैं आपको पढ़ के दे देती हूँ, आप पॉइंट्स लिख लीजिए अपनी बुक में। आपने अपनी खैरियत तो लिखी है, मगर दूल्हा भाई की जगह आप किसी का नाम भी लिख सकती हैं, अहमद भाई लिख सकती हैं, कि मतलब कुछ नहीं लिखा। मालूम होता है वो मुलाजमत के सिलसिले में किसी जगह दौरे पर गए हुए हैं, अगर घर पर होते तो आप उनके बारे में जरूर लिखती। आगे एक दो चीजें और ऐड करें कि अपने घर वालों का सुनाए, कैसे हैं सब, आपके सास ससुर का क्या हाल है, खास तौर पर सास की तबीयत का सुनाए। साथ का, अच्छा आप आगे आप साथ का लिख सकती हैं कि वो उनका बच्चा है, उसके बारे में लिखें। आगे पढ़े आप, ये 2-3 लाइंस आपने ऐड करनी है इसमें। प्यारी बहन बच्चों की भलाई इसी में है कि वो पढ़ लिख कर बेहतरीन आदमी बने। मुल्क को काबिल आदमियों की बेहद जरूरत है। खानदान और कबीले का नाम इसी से रोशन होता है और यही रोशनी तमाम मुतल्लिकीन की आंखों के नूर को बढ़ाती है। दिसंबर की छुट्टियों में आप जरूर तशरीफ लाएं। इन दिनों हम सब बहन भाई। एक्सक्यूज मी बेटा, ये वाला पैराग्राफ अब बहुत मुख्तसर है, इसमें आपने कुछ ऐड करना है। क्यों? क्योंकि स्पेशली खत दिसंबर की छुट्टियां एक साथ गुजारने के लिए, तो इसमें आपने जरा कुछ और लिखना है। दिसंबर की छुट्टियां होंगी, जब दिसंबर की छुट्टियां होंगी तो हमारे स्कूल भी बंद होंगे, तो उन दिनों आप भी फारिग हों तो आप हमारी तरफ जरूर तशरीफ लाएं, ताकि हम सब बहन भाई मिलकर छुट्टियां गुजारें और इकट्ठे उन सर्दियों के मौसम में मजा करें, कुछ सैर करें, छोटे साथ के साथ भी हम खुश हों। तो इस तरह ये थोड़ा सा लास्ट में 2-3 लाइंस और ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है? जब आपने लिखना होगा, जब आपको खत के लिए ये लिखने का होमवर्क आएगा, तो आपने इसमें थोड़ा सा लास्ट पैराग्राफ में भी ऐड करना है, क्योंकि खास तौर पर ये खत जो है छुट्टियां गुजारने के हवाले से है, तो इसमें उस चीज का जिक्र करना जरूरी है। एंड कैसे करेंगी? वसलाम आपकी वसलाम बहन आपका अली जी। आपका भाई भाई अली या बेजी। बहन अली जी। जी, आपका भाई, आपकी बहन, अलिफ बे जीम। बेटे बहुत कम बच्चे आए हुए हैं, गर्ल्स आपकी सारी किसी दूसरी क्यों नहीं आ रही? ये अलीना नहीं आ रही बिल्कुल भी, आमना शहबाज बहुत कम आती हैं, और